जितनी एनर्जी चेंज होएगी उसे क्या कह देंगे, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। 1 मोल एडजॉर्बेट का जरूरी है, सरफेस आपको जितना मर्जी ले लो, कितना भी सरफेस हो, क्योंकि जब 1 मोल के बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी एक ही जितनी निकलने वाली है। वो सरफेस चाहे 1 मीटर स्क्वायर पे बने, चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, क्योंकि बॉन्ड तो उतने ही बनेंगे ना, 1 मोल है। 1 मोल के बॉन्ड 1 मोल बॉन्ड बनने वाले हैं, और 1 मोल बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी चेंज सेम ही होगा, जिसकी वजह से 1 मोल एडजॉर्बेट का होना चाहिए, एडजॉर्बेंट जितना मर्जी ले लो। तो हम लिखेंगे एनर्जी चेंज है, एनर्जी चेंज when 1 mole of adsorbate gets adsorbed on any surface। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसका एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है? वैसे तो देखा जाए हमें पता भी नए बॉन्ड बनेंगे। अगर आपका चारकोल है, आप कहते हो चारकोल के ऊपर मीथेन लग गया, तो बताना, कल बताया था किस तरह के बॉन्ड बनेंगे यहाँ, वन रेवॉल। तो नए बॉन्ड बनेंगे, टूटेगा तो कोई नहीं। और जब भी नया बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो जनरली तो हमें पता चल गया भी नए बॉन्ड बनते हैं, एनर्जी क्या होती है, रिलीज। लेकिन हम इसका आंसर थोड़ा और डिफरेंट वे में देंगे, जो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम थर्मोडायनेमिकली इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हमें पता है थर्मोडायनेमिकली डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए कोई एक फैक्टर फेवरेबल होना चाहिए, या तो डेल्टा एच या फिर डेल्टा एच। डेल्टा एच फेवरेबल होता है, नेगेटिव है फेवरेबल, पॉजिटिव है अनफेवरेबल। डेल्टा एच पॉजिटिव है फेवरेबल, नेगेटिव अन। और फॉर एक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट लीस्ट वन, और reaction to be spontaneous at least one factor should be favorable, और उसका मैग्नीट्यूड अनफेवरेबल से ज्यादा कर देंगे तो आंसर आ जाए। ठीक है, अब जब कोई गैस एड्सॉर्ब होता है सरफेस पे, तो इसमें एंट्रोपी आप हमेशा अपनी तरफ से ले सकते हो, क्योंकि एंट्रोपी बहुत सारी रिएक्शनों में हम खुद प्रेडिक्ट कर लेते थे। भी एंट्रोपी तो ये होता है भी किसी की मूवमेंट या किसी की मोशन कम हो गई तो एंट्रोपी कम हो गई, ज्यादा होगी तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो यहां जब गैस आके फिक्स हो जाएगा एक जगह पे, तो उसके मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं कर पाएंगे तो बताओ एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो हम कहेंगे इसकी एंट्रोपी हमेशा ही क्या रहती है, नेगेटिव, ऑलवेज है ये, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पहले घूम रहे थे अच्छी तरह, अब क्या हो गई, एक जगह पे एड्सॉर्ब हो गई, हाइड्रोजन आया, H2 गैस कहीं भी आ जा सकती थी, निकल के ऊपर फंस गए, H एटम फिक्स हो गए। क्या आप जा सकते हैं कहीं? तो फिर मोशन कम होना, रैंडमनेस कम होना, एंट्रोपी क्या हो जाएगा, कम। एंट्रोपी ऑलवेज नेगेटिव है, तो क्या ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल? तो हम कहेंगे भी ये तो आ गया अनफेवरेबल। इट मींस एटलीस्ट वन तो फेवरेबल होना चाहिए। तो हमें पता है एब्जॉर्प्शन होती तो है, ऐसा तो है नहीं कि होएगी नहीं। इट मीन रिएक्शन तभी होएगी, एब्जॉर्प्शन विल अकर ओनली इफ डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, बिकॉज वन फैक्टर मस्ट बी फेवरेबल। कम से कम एक फैक्टर तो फेवरेबल होना चाहिए। तो ऐसे आंसर, ठीक है। तो हमने इसका थर्मोडायनेमिकली ऐसे आंसर देना है। तो वहां लिखा रहेगा भी क्यों है डेल्टा एच नेगेटिव, तो आंसर लिखा रहेगा क्योंकि एंट्रोपी नेगेटिव है, तो एटलीस्ट वन फैक्टर शुड बी फेवरेबल। ठीक है, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, फेवरेबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। फेवरेबल है डेल्टा एच, अनफेवरेबल क्या हो गया, टी डेल्टा एस। याद है अकेला डेल्टा एस नहीं होता था, क्या होता था, टी डेल्टा एस, क्योंकि ये गिब्स इक्वेशन रहती थी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
तो फेवरेबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। तो लो टेम्परेचर विल फेवर एड्सॉर्प्शन। जितना हाई कर दोगे टेम्परेचर, उतनी एड्सॉर्प्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर टेम्परेचर लो है तो अच्छा होगा हमारे लिए, हाई टेम्परेचर पे हो सकता है एड्सॉर्प्शन आपका ना भी हो। ठीक है, हो जाएगा बेटा। रोल ऑफ टेम्परेचर भी आ गया। और लास्ट लिख लो, क्या कोई फिजिकल और केमिकल में किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, वो बता सकते हैं? तो फिर लिख लो नीचे, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मोर नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मोर नेगेटिव फॉर chemisorption. Enthalpy of adsorption is more negative for chemisorption. Chemisorption के लिए ज्यादा नेगेटिव होंगे। Enthalpy of adsorption is more negative for chemisorption. फिजिकल के लिए थोड़ी निकलेगी हीट, केमिकल के लिए ज्यादा निकलेगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दो तरह के एड्सॉर्प्शन में कुछ एक डिफरेंसेस दिए हुए हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल और केमिकल में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये कर रहे हैं। सबसे पहले पहला लिखो, डेफिनेशन तो आ जाएगा, इसमें वन डर वाल फोर्सेस हैं। तो मेन सबसे पहले पता कहां से लगता है, इसमें वन डर वाल फोर्सेस हैं। इसमें कौन से फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा भी मैंने आपको कल बता दिया था, एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, दूसरा नॉन स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक है, ये। अब बोर्ड में आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, अभी एक्सप्लेन करो क्या है मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। तो आप लिखोगे स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के लिए एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट चाहिए। निकल सिर्फ हाइड्रोजन को कर सकता है, बाकियों को नहीं कर सकता। फिजिकल चारकोल है, जो मर्जी दे दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सभी को करेगा। तो ये मतलब है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट और लिखा हुआ है बेटा आपके बुकलेट में, ये कह रहा है रिवर्सिबल है, लेकिन ये कह रहा है इरिवर्सिबल। इसका क्या मीनिंग है? रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर मैं डीसॉर्प्शन कर दूं, निकाल दूं, तो दोबारा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। मान लो चारकोल के ऊपर कोई गैस एब्जॉर्ब हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वन डर वाल फोर्स बन गए, एक बीकर में पड़ा है, मैंने उसे गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या होगा, डीसॉर्प्शन, निकल गई गैस। फिर से ठंडा कर दो, फिर से ठंडा करोगे, फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर से गर्म करोगे, फिर से निकल जाएगी, क्योंकि वन डर वाल फोर्स है, बनाने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड है, जैसे इवन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाईली कंबस्टिबल है, लेकिन जब तक आप आग नहीं लगाते बाहर से, तब तक नहीं लगेगी, तब तक रिएक्शन नहीं होएगी। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वो कहता बहुत बार स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से अगर केमिकल बॉन्ड एक बार आपने तोड़ दिया, डिसॉर्प्शन कर दी, तो दोबारा सेम कंडीशन पे रूम टेम्परेचर पे अपने आप बने श्योर नहीं है हम। हो सकता है उसे कोई पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो, कोई पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हो, तभी वो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो ये मतलब है रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का मतलब डिसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, हीट करने से डिसॉर्प्शन, ठंडा करने से एडसॉर्प्शन हो जाती है। ये डिसॉर्प्शन तो होगी हीट करने से, लेकिन दोबारा ठंडा करने से एडसॉर्प्शन श्योर नहीं है। हो सकता है हो भी जाए कुछ केसेस में, लेकिन हम श्योर नहीं कहेंगे, इसलिए क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल। हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अभी किया हमने, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन किसमें ज्यादा है, तो इसमें लेस नेगेटिव है,
इसमें मोर नेगेटिव है, क्योंकि बॉन्ड क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, ये सिर्फ 20 से 40 किलो जूल के बीच में दी हुई है जो रिलीज होती है, क्योंकि हमने पढ़ा मैक्सिमम एच बॉन्ड 40 किलो जूल के आसपास होता है। 8 से लेके 40 तक की रेंज रहती थी वीक फोर्सेस की। स्ट्रॉन्ग की फोर्सेस की रेंज रहती है 40 से 400 तक, तो वही रेंज लिख रखी है इसने। यहाँ जो हाई है ये कह रहा है जनरली 200 से लेके 400 के बीच में रहता है, तो ऑब्वियसली ये वीक बॉन्ड बनते हैं वनरेबल, ये क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग। चौथा ये दिया है। ठीक है, पांचवा एक डिफरेंस दे रखा है, इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगती, नो एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी लगती है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट तोड़ने पड़ते हैं, फिर जाके प्रोडक्ट के बनते हैं। अब बताओ, रिएक्टेंट के बॉन्ड जब तोड़ने पड़ते हैं तो फिर उन्हें तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को तो एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे। इसमें तो रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जैसे निकल है, निकल के ऊपर हाइड्रोजन लगेगा तो पहले एच का बॉन्ड टूटेगा, फिर ही एच का बॉन्ड यहां बन सकता है, एच दो बॉन्ड तो बना नहीं सकता। ये बॉन्ड तोड़ने में जो बॉन्ड एनर्जी लगी उसकी वजह से क्या चाहिए होगा, एक्टिवेशन। लेकिन यही चीज जब चारकोल के ऊपर देखा गया, चारकोल के ऊपर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो बॉन्ड तोड़ा तो कोई है ही नहीं, सिर्फ बना है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें एक्टिवेशन नहीं चाहिए होगी, इसमें एक्टिवेशन चाहिए होगी। कर लोगे बेटा? तो किस पे कैटलिस्ट का इफेक्ट होगा, किस पे कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेशन, कैटलिस्ट तो सिर्फ एक्टिवेशन को कम ज्यादा करता है, तो इसे कैटलिस्ट कम या फास्ट या स्लो कर सकता है, इस पे कैटलिस्ट का कोई असर नहीं। ठीक है, और लास्ट दिया हुआ है, इसमें क्या था, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन, जबकि इसमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकती है, इसमें यूनिमॉलिक्यूलर। इसका क्या मतलब है, निकल के केस में जब एक एक एच एटम लग गया, एक लेयर लग गई, निकल कवर हो गए, दूसरी लेयर नहीं आ सकती। लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक एक लग गई लेयर, कुछ एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी लग जाएंगे सेकंड लेयर में, क्योंकि वनरेबल फोर्स ही है। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ने से चलो वीक हो गई, वीक होगी तो ये है कि पहली लेयर ये कवर होगा, ये वाला सरफेस है, पहली लेयर पूरी अच्छी तरह कवर हो जाएगा, दूसरी लेयर में थोड़े मॉलिक्यूल आ जाएंगे, लेकिन लग तो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होने से अट्रैक्शन वीक हो गई, ठीक है, इस वजह से सेकंड लेयर में मॉलिक्यूल थोड़े कम आ गए। कहीं ना कहीं थर्ड लेयर में भी कोई मॉलिक्यूल लग सकता है, डिपेंड करता है अट्रैक्शन पे। इसका मतलब ये है कि पहली लेयर पूरी कवर हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, तीसरी भी हो सकती है रेयर, इसे कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। लेकिन निकल तो ये काम कर ही नहीं सकता, निकल ने एक के साथ एक बॉन्ड बनाना है, सरफेस पे 4 एटम है, 4 के 4 बॉन्ड बन गए, पांचवा तो बन नहीं सकता, तो फिर दूसरी लेयर का एच यहां लगेगा, कहीं नहीं लग सकता। हाँ, वंडरवॉल फोर्स बना के लग जाए उसे हम फिजिकल कहेंगे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि केमी में सिंगल लेयर बनती है और फिजी में क्या बनती है, डबल लेयर। हो जाएगा बेटा, ये ऐसे डिफरेंस है। लास्ट एक अलग से लिख लो, 7th, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी डिफरेंस है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वैसे तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से अभी किया भी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, कम, डिसॉर्प्शन हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, फिजिकल के केस में तो कर्व जो आता है एब्जॉर्प्शन का टेम्परेचर के साथ, वो ऐसे आता है, भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कम होता जाएगा। लेकिन केमिकल में स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें इंक्रीज मिला, हल्का सा फायदा हुआ, बाद में लगातार डिक्रीज है। अब केमिकल में जब हमने टेम्परेचर इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीज किया, पहले समझ नहीं आया, अभी पहले बढ़ गई है एब्जॉर्प्शन, अब बाद में तो सही हो गया, अभी जैसे जैसे हीट करते गए बॉन्ड टूटते गए डिसॉर्प्शन होती गई, ये वाला नहीं समझ आ रहा। हाँ, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो पहले जो बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है, एक्टिवेशन, उसमें एक्टिवेशन लगती नहीं है। तो इसमें पहले जो एनर्जी लग गई आपकी, आपने थोड़ा हीट किया, उससे क्या हो गया, एच के बॉन्ड टूट गए, एच के बॉन्ड टूट गए, एच एटम बन गए, एच एटम बन गए तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, इजी,
तो पहले तो फायदा हुआ इनिशियली, लेकिन अगर आप लगे ही रहते हो हीट करने तो फिर नुकसान होने लग जाएगा। तो इस तरह केमिजॉर्प्शन में ऐसा ग्राफ आता है, फिजिकल में ये ग्राफ आता है। तो इसे आप डिफरेंस में सीधा लिख सकते हो आप कि टेम्परेचर का इफेक्ट ये ग्राफ है, इसमें ये ग्राफ है, इसमें लगातार डिक्रीज है, इसमें इनिशियल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। हो जाएगा बेटा? ये 2-3 वर्ड याद करो। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक माइंड में आ रहा है, एक्सप्लेन कर दोगे? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, और एक लास्ट पे मल्टी मॉलिक्यूलर एंड यूनिमॉलिक्यूलर, ये 2-3 वर्ड एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, और आगे पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक है इसमें एड्सॉर्प्शन का, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन कब ज्यादा होगा कब कम होगा? मींस मैं पेंट करने लगा हूं घर को, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है कि पेंट मेरा अच्छा हो, है ना? मैं पेंट करने लगा हूं बेंच को, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है कि पेंट मेरा ज्यादा अच्छा हो? मैं कोई गैस एब्जॉर्ब करवाने लगा हूं चारकोल के ऊपर, तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा? गैस ज्यादा एब्जॉर्ब हो, कौन सी ज्यादा होएगी कौन सी कम? तो फैक्टर का मतलब ये है। यहां जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे ज्यादातर फिजिकल को ध्यान में रखते हुए करेंगे, सिर्फ फिजिकल का है, क्योंकि आपको बताया कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है, इसमें जनरल फैक्टर भी काम कर जाएंगे, भी ये ज्यादा कर दो ये कम कर दो, है ना? स्पेसिफिक तो कंडीशन ही है नहीं, रिएक्शन ही नहीं हो रही, आप फैक्टर लगाने पे लगे हो, कोई फायदा नहीं होगा, है ना? तो फिजिकल का है। इसमें आता है, पहला है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट बताओ, दीवार पे पेंट करना है तो एड्सॉर्बेंट कौन था? दीवार। दीवार का मैं क्या तैयारी करूं कि मेरा पेंट ज्यादा अच्छा हो जाए? तो वो कहता है भी एड्सॉर्बेंट सरफेस एरिया बढ़ाने से, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें तो सरफेस एरिया बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। कैसे? कल हमने किया भी, जो अनबैलेंस वैलेंसीज हैं वो सिर्फ सरफेस पे ही तो हैं। अगर मैं सरफेस बढ़ाता जाऊंगा, मान लो इसे थोड़ा सा रफ बना दें, इससे ऐसे कर दें, क्या लगता है सरफेस एरिया बढ़ गया ऐसे करने से? अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो नई वैलेंसीज पैदा हो गई, नए बॉन्ड बन जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मैं इसे काट देता हूं छोटे टुकड़ों में, और ज्यादा हो जाएगी। मैं इसे ब्रिक पाउडर बना देता हूं, क्या लगता है सरफेस और बढ़ गया? तो जितना तुम सरफेस बढ़ाते जाओगे, कैसे भी बढ़ा दो, उतना ही तुम्हारा एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाए। ठीक है, तो पहला नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट हम करेंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मैं दो तरह बढ़ाऊंगा, दीवार का तो पाउडर नहीं बनाएंगे, है ना? वॉल का तो पाउडर नहीं बना सकते, तो वॉल के लिए तो हम ये वाला केस ले लेंगे भी, रफ ले लें। लेकिन यहाँ एक आपको एग्जांपल बताया था भी, चौक है, चौक इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां अगर तुम चौक को थोड़ा सा ऐसे पेन से प्रेस करके पाउडर सा बना लो और पाउडर रख दो, तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं कोई ऐसी चीज कर सकता हूँ कि पाउडर बना सकता हूं, तो मैं पाउडर फॉर्म ले लूंगा। इट मीन दो तरह हम कर सकते हैं, या तो सरफेस पाउडर नहीं बना सकते तो रफ बना दो। आपने देखा हो कि दीवार को वो एक रेगमार होता है उसके पास एक, वो पहले रगड़ता है इसे अच्छी तरह, उससे क्या हो जाती है, दीवार के ऊपर ऐसे खुरदरापन आ जाएगा, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रफ हो जाएगा। रफ हो जाएगा तो पेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा अच्छा। या फिर इसी के ऊपर पेंट नहीं करता, वो पहले से उतारेगा, क्योंकि ये तो मुलायम है, इसका सरफेस एरिया रफ नहीं है, तो इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन जल्दी से होगा नहीं। नहीं तो क्या होता, आता इसी पे एक कोट मार देता पेंट वाला, काम जल्दी हो जाता, लेकिन अच्छा नहीं होना था, क्योंकि सरफेस एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी नहीं होती, कम होती। तो पहले से उतारेंगे, उतार के जो नीचे से दीवार निकलेगी पूरी तरह रफ बनाएंगे, जितनी रफ उतना ही पेंट आपका ज्यादा अच्छा होगा, रीजन सरफेस एरिया क्या हो गया? ज्यादा। ठीक है, तो पहला है क्या क्या कर सकते हैं इसमें, एक्सटेंट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं? मेकिंग सरफेस रफ, रफ बना दो या फिर बाय मेकिंग पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म बना दो।
लेकिन पाउडर फॉर्म में एक चीज याद रखना, वेरी फाइन नहीं होना चाहिए पाउडर, नॉट वेरी फाइन, बहुत ब्रीक नहीं करना। आप इतना ब्रीक कर दो कि उसका सरफेस एरिया ही नहीं रहा कुछ, उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट वंडरवाल फोर्स कैसे बनाएगा। तो जो ग्रैनुअल्स बनाने हैं वो थोड़े बड़े हों, बिल्कुल ब्रीक पाउडर नहीं कर देना, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होने लगेगा। ठीक है, तो नॉट वेरी फाइन हो जाएगा। मेकिंग सरफेस एरिया रफ में पेंट वाला क्वेश्चन आ गया। पाउडर फॉर्म का एक क्वेश्चन देखना कैसे दिया उसने, वैसे तो जनरल आ जाएंगे बहुत सारे। पाउडर फॉर्म का एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, फॉर हाइड्रोजिनेशन विच वन इज बेस्ट कैटेलिस्ट। ऑप्शन है निकल प्लेट, ऑप्शन है प्लाटिनम प्लेट, ऑप्शन है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ प्लेडियम, या फिर नन। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के आ गया क्वेश्चन। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब ग्रैनुअल्स बना लिए हमने, छोटे ग्रैनुअल्स बना लिए जिसके ऊपर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा, कैटलिस्ट क्या होगा, अच्छा होगा। तो कैटलिस्ट का क्वेश्चन यहां आ जाए ऐसा हम कर ही नहीं सकते थे। ये किससे रिलेट किया उसने, सरफेस केमिस्ट्री से। हो जाएगा ये। बताओ जब आप सरफेस केमिस्ट्री, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, जहां भी हमने हाइड्रोजन प्लेट लेनी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, तो वहां कहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड प्लाटिनम का ही क्यों बनाते हैं, आयरन की प्लेट ले लो, क्योंकि प्लाटिनम के लिए उसकी ओवर वोल्टेज बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है अभी हाइड्रोजन प्लाटिनम के ऊपर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, केमिजॉर्प्शन, बॉन्ड बन जाएंगे। और जिसके जल्दी बॉन्ड बन जाते थे, ज्यादा है वो गैस है, एक गैस को रोड ने खींचना है, लेकिन गैस को रोड ने खींचना है, गैस को एब्जॉर्ब यहाँ पे डिपॉजिट करवाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती थी। लिक्विड या सॉलिड तो जल्दी जल्दी डिपॉजिट हो जाते थे, गैस को खींचना मुश्किल होता था। तो गैस के लिए कुछ ओवर वोल्टेज लगती थी, याद है पॉइंट। वो ओवर वोल्टेज कम हो जाती है अगर कोई ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लें जिसका गैस के साथ अच्छा बॉन्ड बनता हो, अट्रैक्शन हो। तो प्लाटिनम लिया जाता है SHE में, उसका भी ये रीजन है क्योंकि प्लाटिनम के ऊपर हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख देते हैं, इन SHE platinum is used as electrode due to its less over voltage to deposit hydrogen। वो भी किस वजह से है, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन होने लगे आती है। कर लोगे ऐसे। बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा, मरकरी के लिए, मरकरी के लिए ओवर वोल्टेज है, हाइड्रोजन को चढ़ाना है उसने अपने ऊपर या सोडियम को चढ़ाना है, किसके लिए ओवर वोल्टेज कम है, मरकरी के ऊपर, सोडियम। तो याद है कि मरकरी के केस में सोडियम अमेलगम बन जाता था, तो फिर हम मरकरी का सोडियम के साथ कुछ बॉन्ड बना है, एड्जॉर्प्शन हुई है किसी तरह की, जिसकी वजह से मरकरी और सोडियम मिलके जल्दी बन जाते हैं, ओवर वोल्टेज क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मुझे लगता है भी सरफेस केमिस्ट्री बाहर चले गए, इसलिए हमने लिख दिए पहला, और कहीं ओवर वोल्टेज घुमाए बीच में दूसरा, बाकी जनरल है, रफ बना दिया, पाउडर बना दिया, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम, ऐसे कर। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ एड्सोर्बेट। ये वाला पॉइंट जो है नेचर ऑफ एड्सोर्बेट, ये वर्क करेगा ओनली फॉर गैसेस। नेचर ऑफ एड्सोर्बेट, इसका ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ गैसेस के केस में होगा, ओनली इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। अगर किसी सॉलिड पे कोई गैस एड्सॉर्ब करना है तब इसका फायदा होगा हमें। कैसे, एक चारकोल का टुकड़ा ले लिया हमने,
सेम कंडीशन पे इसे बार बार अलग अलग गैसेस के लिए यूज किया गया, एब्जॉर्ब करने के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सभी का मान के चलो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन इनमें से सबका फिजिकल एब्जॉर्प्शन सिमिलर कंडीशन पे सेम नहीं हुआ। कैसे पता चला? एक पूरा कंटेनर लेके उसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक गैस भरी, जैसे हाइड्रोजन भरी, मान लो 10 एटमॉस्फेयर पे भर रहे हैं एक एक करके। जब हाइड्रोजन भरी तो चारकोल ने हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर ली, चारकोल को बाहर निकाल के वेट किया, उसका वेट कुछ ना कुछ बढ़ गया, वो वेट मान लेते हैं 5 ग्राम बढ़ा। इसमें वेट 5 ग्राम बढ़ा, इट मीन 5 ग्राम हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गई। फिर हाइड्रोजन निकाल दी, नया चारकोल ले आए, नया चारकोल रखा है, लेकिन अब उसमें हाइड्रोजन डाली नाइट्रोजन, तो वेट 5 की जगह 10 ग्राम बढ़ा है अभी, तो नाइट्रोजन 10 ग्राम एब्जॉर्ब हुई। फिर नया ले आए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 12 ग्राम। हमने देखा है बढ़ता ही क्या, ये 20 ग्राम, ये 30 ग्राम, कुछ ऐसा आ रहा है रिजल्ट। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये गैसेस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब होती जा रही हैं, क्या रीजन रहा होगा? अभी सिमिलर, तो वन डर वाल फोर्सेस क्या होती जा रही हैं? ज्यादा। इसका मतलब गैसेस के केस में सीधा होगा कि जो गैस ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब, ज्यादा अच्छा वन डर वाल फोर्स बनाता है, एक्सटेंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वन डर वाल फोर्स। अब वन डर वाल फोर्सेस में वेट देख लो, ज्यादा होता जा रहा है, 2 ग्राम, 28 ग्राम, 32 ग्राम, 44 ग्राम, 64 ग्राम, लेकिन अमोनिया बीच में क्यों एंटर कर गया? H बॉन्ड, जबकि इसका वेट 17 था। अब तुम कहोगे सर सल्फर डाइऑक्साइड से ये इफेक्ट है। बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का वेट बहुत ही ज्यादा है, ये थोड़ा सा कंप्रेस करोगे लिक्विफाई हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का वेट हो गया 64, 4 गुना ज्यादा है। अब 4 गुना ज्यादा है तो वेट, हमने एल्डिहाइड वाले क्वेश्चन किए, हम कहते थे वेट ऑलमोस्ट कंपैरिजन कंपेरेबल हो। 4 कार्बन थे, हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन थे, तो उसमें 1 ऑक्सीजन आ गया था। जब सिमिलर वेट थे तब पता चलता है भी किसमें डायपोल डायपोल है, किसमें एच बॉन्ड है। यहाँ तो तुमने वेट ही बहुत ज्यादा कर दिया, तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसमें वन डर वाल फोर्स वेट की वजह से एच बॉन्ड को भी ओवरकम कर गया। तो मोर आर वन डर वाल फोर्सेस, मोर क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एक मल्टीपल आपको इसके मिलने वाले हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बना के लिखो। लेकिन एनसीईआरटी में इसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्रिटिकल टेम्परेचर से भी रिलेट किया है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्या होता था? क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर प्रेशर लगा के आप गैस को लिक्विफाई कर सकते है ना, उसे कहते थे क्रिटिकल टेम्परेचर। अब एक गैस को तो मैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर देता हूं, एक को मुझे ठंडा करना पड़ता है फिर जाके लिक्विफाई होता है, तो कौन सी जल्दी लिक्विफाई हो गई? रूम टेम्परेचर। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, रूम टेम्परेचर है, इट मींस वो जल्दी लिक्विफाई होती है। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि जल्दी लिक्विफाई तो तभी होगी अगर उसमें वन डर वाल फोर्सेस क्या हैं? ज्यादा हैं। इट मींस कई बार वन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ना पता चले हमें, तो क्या दे देगा? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि जिसका वन डर वाल फोर्सेस ज्यादा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। समझ रहे हो? जिसकी वन डर वाल फोर्स ज्यादा है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड बन जाएगा, जिसकी वन डर वाल फोर्सेस कम है उसे ठंडा करना पड़ेगा, माइनस में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके लिक्विड बनेगा। इट मींस क्रिटिकल टेम्परेचर एक तरह का एक आइडिया होगा वन डर वाल फोर्सेस का। अगर तो मुझे गैस बताई जा रही है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर तो मैं सीधा खुद ही कर दूंगा भी इसका ज्यादा इसका कम। लेकिन अगर गैस ऐसे बता दी भी गैस एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर लिख दिए, इसका लिख दिया 0 डिग्री, इसका लिख दिया -12 डिग्री, इसका लिख दिया 10 डिग्री, इसका लिख दिया 27 डिग्री, कुछ ऐसे, तो फिर तो मुझे ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो मैं क्या देखूंगा कि विच गैस इज मोर इजिली एब्जॉर्ब्ड, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी होगी? डी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो एक हम एनसीईआरटी भी फॉलो करेंगे
उसने फैक्ट दिया है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसमें वन डर वाल फोर्स ज्यादा ही होती है ना। और कई जगह बेटा ऐसा है कि वन डर वाल फोर्स सिर्फ इससे पता नहीं चलता, जैसे इंपॉर्टेंट लिख लो, अगर CO और NO N2 की बात करें, देखना दोनों में ही मोलर मास एक जैसा है, चेक करो 28 है, लेकिन CO का ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है जबकि वेट दोनों का सेम है, क्योंकि CO पोलर है हल्का सा, N2 क्या है, नॉन पोलर। तो कई बार हमें फिर ऐसे यहां भी क्रिटिकल टेम्परेचर से देखना पड़ेगा, भी यहां हमें नहीं पता चलता तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर से देखा, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था। चलो इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया, ये पोलर है ये क्या है, नॉन पोलर। लेकिन कई बार मिलता भी नहीं है। एक एग्जांपल उसने ऐसे लिखी हुई है कि मीथेन ज्यादा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से चारकोल के ऊपर, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिल रहा। तो इसे हम याद करेंगे क्योंकि मीथेन में साइज बड़ा हो जाएगा, एक कार्बन 4H, ओवरऑल साइज क्या होगा, जो क्लाउड है बड़ा हो जाएगा। जितना क्लाउड बड़ा उतनी ही आपने पढ़ी है लंदन फोर्सेस ज्यादा होती थी, क्योंकि जिसका क्लाउड बड़ा है उसके डिस्टोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो फैक्ट याद कर लो, मीथेन का ऑक्सीजन से भी ज्यादा दिया हुआ है, CO का तो चलो तुम्हें याद हो जाएगा, अभी CO का भी 28, इसका भी 28, लेकिन ये डायपोल डायपोल आ गई, पोलर है इसलिए ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बनाते हो जाएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से हमने वैल्यूज निकालनी है, भी ऐसे कर लोगे भी। तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। थर्ड तुम खुद कर सकते हो, ट्राई करो प्रेशर। प्रेशर का भी गैस के लिए ही होगा, प्रेशर ज्यादा करने से इंक्रीज होगा। थर्ड है प्रेशर, गैस को जितना प्रेशर बढ़ा दोगे उतना ही वो क्लोज आ जाते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बताओ एक निकल का, एक हमने टुकड़ा लिया है निकल का, चलो 10 ग्राम का, इसमें हाइड्रोजन भरी है एट 10 एटमॉस्फेयर। एक और कंटेनर लिया है उसमें निकल का टुकड़ा फिर से 10 ग्राम का, लेकिन हाइड्रोजन भरी है एट 5 एटमॉस्फेयर। क्या लगता है किसी में कोई एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम ज्यादा बता सकता है? 10 वाले में ज्यादा होगा, इसमें मोर एक्सटेंट होएगी, इसमें निकल का वेट ज्यादा बढ़ेगा, मोर एक्सटेंट है, इसमें क्या होगा, लेस। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है। कर लोगे? फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर हम पढ़ी आए, आई थिंक। क्या लिखूं, टेम्परेचर डायरेक्टली या इनवर्सली? तो ठंडा करो, ठंडा करने से बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, 4 हो गए, 4 में से 2 तो वैसे ही हैं, प्रेशर बढ़ा दो टेम्परेचर कम कर दो। 2 मेन है, एड्सॉर्बेंट कैसे कैसे ज्यादा करना है, सरफेस एरिया रफ करना है, ग्रूव्स बना देनी है, स्मूथ नहीं रखना, पेंट कर दिया तो कम हो जाएगा, पेंट हटा दिया तो ज्यादा, उसमें घुमा फिरा के आएंगे। या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर, वन डर वाल फोर्स, जहां नहीं पता चलता वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना। ठीक है, और लास्ट एक है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब होता है डिसॉर्प्शन ऑफ एयर और already absorbed substance। वही वॉल वाला, कि वॉल के ऊपर पेंट है, पहले उतारो इसे, पेंट उतारो तब जाके ज्यादा होगा। क्या होता है कि कई बार हम बिना ये सोचे कि जो हमारा चारकोल का टुकड़ा पड़ा है हम वो ले आए, मैंने इसमें डाल दिया, एक्सपेरिमेंट करने लग गया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा अभी चारकोल पड़ा तो एयर में था, तो उसके ऊपर नॉर्मली कुछ ना कुछ एयर के पार्टिकल, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कुछ ना कुछ तो हो सकता है एब्जॉर्ब हुए पड़े हों, कुछ डस्ट वगैरह पड़ गई होएगी, तो उसके सरफेस पे पहले से अगर कवर हो रखा है सरफेस तो उसका एक्सटेंट ऑब्वियसली कम आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड चीजें हैं उसे किसी तरह साफ करेंगे, क्लीन करेंगे,
उससे भी उसकी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये जो उसकी क्लीनिंग है, तैयारी करते हैं हम करने से पहले प्रोसीजर, उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। तो डिसॉर्प्शन करनी, और ये डिसॉर्प्शन कैसे कर सकते हो, पहला मेथड हो सकता है डिसॉर्प्शन हो जाएगी बाय हीटिंग, है ना। दूसरा हो जाएगा बाय स्क्रबिंग। कोई कपड़ा ले लो, कपड़ा लेके अच्छी तरह स्क्रब कर दो। जब वॉल के ऊपर रेगमार मारा है हमने अच्छी तरह, वो भी स्क्रब किया है, तो जो ऊपर जो पहले से लगा हुआ है पेंट वो उतर जाए। तो बाय हीटिंग कर दो, जो ऑलरेडी गैसेस लगी हुई हैं वो निकल जाएंगी। कुछ डस्ट वगैरह लगा हुआ है तो कपड़ा लेके अच्छी तरह रगड़ दो, स्क्रब कर दो, इससे वो साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा तो भी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, क्या इसके मेथड्स हैं। तो एक्टिवेशन का मतलब जो पहले से कुछ लगा हुआ है उसे निकालना। मेथड बहुत सिंपल है, हीट कर दो या फिर स्क्रब कर दो, कपड़े से साफ हो जाएगा बेटा, इतना ठीक है। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक तो डिफरेंसेस हैं, तीन टॉपिक हो गए। एक तो थर्मोडायनेमिकली डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव, दूसरा डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तीसरा फैक्टर क्या क्या, ठीक है। लास्ट एक तो इसमें एप्लीकेशन बची है एब्जॉर्प्शन की, वो हम कल पढ़ेंगे। एक जो प्रेशर का इफेक्ट है इसे थोड़ा और डिटेल कल समझेंगे। कुछ क्वांटिटेटिव भी दिया हुआ है, हमें कोई फॉर्मूला भी दिया जिससे हम पता भी लगा सकते हैं भी इतने प्रेशर पे इतना होगा, वो हम कल करते हैं, ठीक है। इतना करके एल्डिहाइड का टेस्ट रखा है बेटा संडे को, मल्टीपल का। हाँ बेटा भेज देता हूँ।